Chapter number 9, Economic Policy of India since 1991. In the beginning of last decade of 20th century, Indian economy experienced an economic crisis. यानी अर्ली 1990s में इंडियन इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे. एट द एंड ऑफ जून 1991, the foreign currency assets declined to such an extent that it was barely enough to finance 2 weeks of imports. यानी एट द एंड ऑफ द जून 1991 कंट्री के पास उतने ही फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे जिससे 2 वीक्स के इंपोर्ट का पेमेंट किया जा सके, उससे ज़्यादा नहीं. सिर्फ 2 वीक के इंपोर्ट का पेमेंट हो सके उतनी ही फॉरेन करेंसी रिजर्व्स गवर्नमेंट के पास थी. और एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रीच्ड 16.7%. अगस्त 1991 तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी 16.7% हो चुका था. ओवर एंड अबाउ दैट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो उसके रेवेन्यू से ज़्यादा था. यानी गवर्नमेंट जितना कमाती थी उससे ज़्यादा स्पेंड कर रही थी. और उसके वेरियस रीजंस थे, जैसे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर. हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई हुआ करता था, काफ़ी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट. लोन्स पे जो इंटरेस्ट था वो भी काफ़ी हाई पे करना पड़ता था. तो ये सब रीजंस की वजह से गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो उसकी इनकम या रेवेन्यू से ज़्यादा हुआ करता था. और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे इकोनॉमी में. कुछ मेजर चेंजेस इकोनॉमी में लाना नेसेसरी हो गया था. और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया इन द ईयर 1991. According to new industrial policy, state will no longer play a role of controller. तो ये नई पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट जो है कंट्रोलर का रोल नहीं प्ले करेगी बिजनेस में, बट इट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर. तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ कंट्रोलर, गवर्नमेंट का रोल होगा टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर. यानी बिजनेसेस को इनकरेज करना, बिजनेस हाउसेस को बिजनेस करने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो उनको दूर करना. एज पर न्यू पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये रोल रहेगा गवर्नमेंट का. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी: फर्स्ट, टू प्लंज इंडियन इकोनॉमी इनटू अरीना ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इसका मतलब ये था कि ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाना. इसका मतलब ये है कि इंडियन कंपनीज बाहर अपने गुड्स बेच सकती है, बाहर जाके बिजनेसेस कर सकते हैं, और बाहर की कंपनीज इंडिया में आके बिज़नेस कर सकते हैं. बाहर की कंपनीज इंडिया में गुड्स और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज़. तो ये एक ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक पॉलिसी का. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो बहुत हाई था उसको कम करना, उसको नीचे लेके आना. थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर लेके जाया जाए, टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट अगर इकोनॉमी की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगे. टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कंट्री के पास अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, ऐसी सिचुएशन में कंट्री को लेके जाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक पॉलिसी का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का. टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, यानी कंट्री के जो ट्रेड रिलेशंस है दूसरे कंट्री से वो बढ़ाना, इम्प्रूव करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़. गुड्स फ्रीली फ्लो हो सके बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के बिना. टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट बिजनेसेस को मोर इन्वॉल्व करना, प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना अलग अलग एरियाज़ में. पहले काफ़ी सारे एरियाज़ वैसे हुआ करते थे जहाँ प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड नहीं थे. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में पहले सिर्फ LIC ही अलाउड थी. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ही LIC इंश्योरेंस का बिज़नेस करता था. बट आज अगर हम देखें तो बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो बिज़नेस करती हैं इंश्योरेंस सेक्टर में. तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी.